हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका जेई और नीट सीरीज के एक और नए वीडियो में, जहां पे हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है जेई और नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट is 5 Newton. If each charge is moved towards other by 0.01 meter, then the force between them will become। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा लाइन है। मान लेते हैं कि सबसे पहले जो था इतना डिस्टेंस में था, जो कि है हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0.06 मीटर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि R1 मतलब पहले जो डिस्टेंस था वो था 0.06, मतलब कि 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके फाइन, वेरी गुड। और पहले ये यहाँ पे चार्ज Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो पहले फोर्स था वो फोर्स कितना था? वो फोर्स था इतना, ठीक है, 5 न्यूटन। उसके बाद उनका डिस्टेंस कितना हो गया? मूव टूवर्ड्स ईच अदर बाय 0.01 मीटर, मतलब यहाँ से भी 0.01 मीटर घटा और यहाँ से भी 0.01 मीटर घटा। सो क्या हो जाएगा? 6.06 माइनस 0.01 माइनस 0.01, जो कि हो जाएगा 0.04। मतलब जो हमारा नया डिस्टेंस है वो हो जाएगा 0.04, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, बहुत आसान था इतना तक। अभी हम लोग निकालते हैं कि फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, चार्ज में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, चार्ज जितना था उतना ही है पहले। तो सबसे पहले तो मैं पहला वाला जो है चीज लिखता हूँ, पहला वाला इक्वेशन फोर्स 1 के लिए। फोर्स 1 क्या होता है? हमारे पास कूलम्स का लॉ है कि Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला केस है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू के Q1 Q2 को हम लोग सेम रखते हैं और R1 की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारा वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर। तो कितना बन जा रहा है यहाँ पे हमारा? सो के Q1 Q2 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो हमारा के Q1 Q2 बनता है 5 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अभी हम लोग नया वाला फोर्स कैलकुलेट करते हैं। नया वाला फोर्स के लिए मैं दूसरा कलर का पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू सेम, के तो सेम रहेगा। यहाँ पे के का बात मैं कर देता हूँ, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, शॉर्ट में इसको के लिख रहा हूँ मैं क्योंकि चेंजेस तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो Q1 Q2 चार्जेस पहले जैसा ही रहेंगे और डिस्टेंस जो है वो हमारा घट के हो जाएगा R2। ठीक है, और R2 हमारे पास कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। के Q1 Q2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, यानी कि 5 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे R2 का वैल्यू है कितना? R2 का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2। सो 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं और आगे, 5 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सो चलिए हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल हो जाएगा। बचता है 5 इंटू 36 इंटू 16, जो कि हमारा कैलकुलेटर में डालेंगे तो बराबर हो जाएगा 11.25 न्यूटन के। सो हमारा नया जो फोर्स है वो बन जाएगा 11.25 न्यूटन, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी 11.25 न्यूटन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद a force of 40 न्यूटन। if a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become कितना? जो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है
पहले जो फोर्स है F1 वो दिया है 40 न्यूटन, और चार्ज जो है पहले वो है, एक तो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा है Q2 जो कि है 8 माइक्रोकूलम का, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, बहुत बढ़िया। और हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। और जो है चार्जेस, मैं यहाँ पे चार्जेस देखिए, -5 माइक्रोकूलम जो है दोनों चार्ज के साथ ऐड होंगे, तो -5 माइक्रोकूलम अगर ऐड हो जाता है, इसको मैं Q3 मान लेता हूँ। सो माइनस चार्ज ऐड हो जाएगा 3 के साथ, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -5 है, माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और Q4 जो है यानी कि ये वाला के साथ और कितना ऐड होगा, वापस से -5 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड होगा, क्योंकि ईच ऑफ द चार्जेस के साथ यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम ऐड होने की बात कर रखी है इन लोगों ने। सो 8 - 5 माइक्रोकूलम यानी कि प्लस का 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, जो कि बराबर है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, तो दोनों में डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग F1 से एक इक्वेशन निकालेंगे और F2 में डालेंगे, बिल्कुल जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 31 नंबर उसके जैसा ही है। सो F1 को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ये K इंटू Q1 Q2 बाई R², ये कौन सा कूलम का लॉ है, और K क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F1 है 40 न्यूटन का। सो 40 न्यूटन यहाँ पे लिख लेते हैं। K की वैल्यू हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें K की वैल्यू डाल ही देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा K की वैल्यू। और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की 8 इंटू 10⁻⁻6। सो इसको हम लोग थोड़ा और लंबा करते हैं। सो 3 इंटू 10⁻⁻6 और 8 इंटू 10⁻⁻6। नीचे क्या है, नीचे है R²। तो यहाँ पे से हम लोग R² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, K की वैल्यू हम लोग डालते ही नहीं है इधर पे, K ही रख देते हैं, इसको K ही रख देते हैं। और इसको 24 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये -6 और -6 ऐड हो जाएगा, नीचे R² है और R² इस साइड चला गया है, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 40। तो 6 से दिया तो इसको ये हो जाएगा, 4 से दिया तो इसको हो जाएगा ये 6, और 4 से ये 10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो R² हो जाएगा, R² वो हो जाएगा K इंटू 6 इंटू 10⁻, ये -12 है, ये ऊपर जाएगा -13 हो जाएगा, -13। ओके, R² की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। अब हम लोग दूसरा फोर्स निकालेंगे F2, जो कि K इंटू Q3 इंटू Q4 है, और नीचे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, डिस्टेंस पहले जैसा ही होगा। और ये जो R² की वैल्यू है अभी हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। सो R² की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, K6 इंटू 10⁻⁻13। ओके, K6 इंटू 10⁻⁻13, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई डाल देते हैं। और उसके बाद हमारा जो ऊपर क्या है, ऊपर K है, और Q3 की वैल्यू क्या है, हमारी Q3 की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻6, Q4 है 3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻6। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये जो माइनस है मैं इसको आगे लेके चला जाता हूँ, और अभी यहाँ पे K है 2 3 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 हो जाएगा, नीचे है K इंटू 6 इंटू 10⁻⁻13। अभी करते हैं कैंसिल आउट, ये K ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा,
ये यहाँ पे 13 है, 13। सो इसको कैंसिल करने पे नीचे बच जाएगा 10⁻⁻1। मतलब हमारा इक्वेशन अभी है, जो नया फोर्स है वो होगा माइनस ऑफ 1/10⁻⁻1, मतलब कि माइनस ऑफ 10। तो हमारा नया फोर्स कितना है? -10 न्यूटन। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, पहला वाला ऑप्शन जो कि है -10 न्यूटन। और ये क्वेश्चन भी पिछले वाले जैसा ही था और बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस +9e एंड +c आर केप्ट 16 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। Where should a third charge Q be placed between them so that the system is in equilibrium state? ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग जो है हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 60, ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर का। ओके, अब यहाँ पे रखा है +9e मान लेते हैं, और यहाँ पे रखा है +e को, ठीक है। अब दूसरा चार्ज हम लोग कहाँ पे रखेंगे? तीसरा चार्ज, सॉरी, ये q यहाँ पे रख देते हैं, जो कि मान लेते हैं कि 9e से कितना डिस्टेंस अपार्ट है? 9e से x डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, सो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर? ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा टोटल 16 है, इतना x है, तो ये हो जाएगा 16 - x। अब बोला है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम होना चाहिए फिर। तो चलिए करते हैं। ये वाला फोर्स जो है, इन दोनों के बीच वाला फोर्स को मैं F1 बता देता हूँ, और इन दोनों के बीच वाला फोर्स को मैं F2 बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं F1 लिख लेता हूँ। F1 है K, Q1 कितना है यहाँ पे? फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/4πε0, और इसकी वैल्यू अभी हम लोग डालने नहीं वाले, क्योंकि बाद में जाके हम लोग देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो Q1 क्या है? Q1 है 9e, सो 9e, और Q2 क्या है? Q2 है Q। ओके, सो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 9e और Q के बीच में डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x²। तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है 9KEQ/x²। ओके, और दूसरा यहाँ पे F2 निकाल लेता हूँ मैं, K इंटू यहाँ पे Q1 कितना हो जाएगा? Q1 एक, ये है Q1, ये है Q2, सो ये हो जाएगा Q इंटू Q2 की वैल्यू है यहाँ पे E, और नीचे ये वाला इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16 - x, तो 16 - x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? KE 16 - x होल स्क्वायर। सो अभी इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की गई है। फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। मतलब क्या है? इसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा इसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा, तभी जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रह पाएगा। सो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पे? 9KEQ/x², और यहाँ पे KQE/16 - x²। अभी करते हैं कैंसिल आउट हम लोग। KEQ और KEU यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, बचता है हमारे पास 9/x² और 1/16 - x² बचता है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी 16 - x होल स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, x² पहले से इधर, 1 पहले से इधर, और 9 को भेज देते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 - x/x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, मतलब 16 - x/x हो जाएगा √1/9, यानी कि 16 - x/x हो जाएगा यहाँ पे 1/3।
आगे करते हैं 3 इंटू 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस 3x इक्वल्स x, यानी कि 48 इक्वल्स x प्लस 3x। लिख सकते हैं 4x इक्वल्स 48, यानी कि x इक्वल्स हमारा 48/4 यानी 12। सो x की डिस्टेंस क्या है, ये वाला x जो है 12 है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 9e से 12 डिस्टेंस पे q को अगर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। सो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e, बी नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिगर्स बिलो शो रेगुलर हेक्सागन, द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस in which of the following cases the electric field at the center is zero। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोन्स है। एक काम कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको बहुत बड़ा कर लेता हूँ साइज में, तो बेटर रहेगा, और बड़ा, बस बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोन्स हैं। सो जो हेक्सागोन है यहाँ पे, पहला वाला चेक करते हैं। तो पहला वाला यहाँ पे 5Q है, यहाँ पे 2Q है। देखिए एक वाला, पहला वाला चेक करने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे चार्ज जो है वो इक्वल नहीं है। तो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो इसके ऊपर इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है। तो ये वाला फोर्स जो है, इस यहाँ पे अगर सेंटर में कोई चार्ज रखूंगा मैं, तो वहाँ पे इक्वल फोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज इक्वल नहीं है दोनों, तो दोनों इक्वल फोर्सेस नहीं दे सकते। और इस वाले केस में इसमें ये वाला इक्वल फोर्स दे देगा यहाँ पे। और ये वाला और ये वाला, देखिए अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये करेगा, इसके वजह से होगा रिपल्शन और इसके वजह से होगा अट्रैक्शन, तो एक डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला केस देखते हैं, ये 2Q है, ये 2Q है, सेम चार्जेस है, तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखूंगा, इस तरफ होगा इसके वजह से रिपल्शन और इस तरफ होगा इसके वजह से रिपल्शन, तो यहाँ पे जीरो हो सकता है। फिर इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये दोनों भी सेम है, तो इसके लिए भी ठीक है। इस डायरेक्शन में देखते हैं, इसके लिए भी सेम है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी हम लोग ये वाला चेक करेंगे, तो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे गलत आंसर से एक ही सही आंसर है, जो कि है थर्ड वाला। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, और जहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस Q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन of side L meter. The magnitude of the force on the point charge of value minus Q placed at the center of the hexagon is dash Newton। ओके, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक हेक्सागन है जिसपे 5 वर्टाइसेस जो है उनमें प्लस Q चार्जेस रखा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि सेंटर में जो माइनस Q चार्ज रखा है उस पे जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज देखा जा सकता है, ये जो फोर्स का लाइन है, इसके मतलब इस एक्सिस में यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके वजह से सेंटर में जितना फोर्स क्रिएट होगा, इसके वजह से भी सेंटर में उतना ही फोर्स क्रिएट होगा, और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो इस एक्सिस के बराबर, मतलब इस लाइन के बराबर चार्ज जो है हमारा जीरो होने वाला है। सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, इस लाइन के बराबर चार्ज जो है वो हमारा जीरो होने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस जगह पे कोई चार्ज नहीं है, बस यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है। तो इस जगह पे मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस Q हो जाएगा और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड L है, तो ये जो रेडियस है ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। मतलब मुद्दा का बात ये है कि बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे L हो जाएगा।
तो फोर्स हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है हमारा कूलम का लॉ, जहाँ पे K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारा अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे K की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू है -Q, Q2 की वैल्यू है +Q बाई R की वैल्यू यहाँ पे L है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा ये जो माइनस है मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। अब ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। किंतु हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो हम लोग माइनस हटा के बोलेंगे। सो हमारा जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके। बट मुद्दा बात आंसर यही है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस पिक्चर देख के लोग घबरा जाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट O विल बी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात यहाँ पे की गई है। सो देखते हैं, तीनों कॉर्नर्स पे वैल्यू सेम है, तीनों कॉर्नर से O की डिस्टेंस भी सेम है। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं, K और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है Q यानी कि प्लस Q ही है और डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट B भी देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B भी देखूँ, उसका वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C भी सेम होगा, क्योंकि इसका भी चार्ज बराबर है और डिस्टेंस भी सेम है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि हमको रिजल्टेंट फील्ड भी निकालना है ना। तो A की वजह से मतलब EO का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q का टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। उसके बाद C के वजह से जो होगा, मतलब ये इसको नाम दे देता हूँ EOA, और C के वजह से जो चार्ज है उसके वजह से जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, OC बनेगा, और इसके वजह से क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B। अब इसको मैं साइड में अच्छे से लिख लेता हूँ, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा और नीचे होना चाहिए ड्राइंग, इस तरफ। ये जो तीनों एंगल है वो 120 करके है, 120 डिग्रीज। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो ये वाला और ये वाला, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसका दोनों का वैल्यू सेम है तो एकदम बीचों बीच से निकलेगा। फिर भी हम लोग फार्मूला निकालते हैं रिजल्टेंट का। सो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, R लिख लेते हैं √ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं इसको लिख लेता हूँ E के बराबर। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट OC का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट OB का स्क्वायर प्लस 2 EOC OB cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E लिख लेता हूँ डायरेक्ट, इसको भी E लिख लेता हूँ डायरेक्ट। E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा 2E स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है। ओके, कॉस 120 जो है हमारा बन जाता है माइनस ऑफ साइन 30 बन जाता है यहाँ पे, यानी कि हमारा -1/2 बन जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2E स्क्वायर और इसके लिए +2E स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ
हाफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, क्या बचता है हमारे पास, बचता है 2 e² माइनस e², यानी कि √e² बनता है, यानी कि e बनता है। ओके, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा e, इस तरफ ये रिजल्टेंट है। ओके, तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास e है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास e है, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगी, और कैंसिल आउट करने की वजह से यहाँ पे जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगा। तो हमारा आंसर होगा C 0। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी। तो सबसे पहले तो देखते हैं, अगर वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उन पे एक फोर्स भी काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं। और अगर फोर्स काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे F=ma वाला फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन जो है निकाल सकता हूँ। तो चलिए निकालते हैं। हमको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -e ले लेता हूँ तो प्रोटॉन का चार्ज मैं +e ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो मान लेते हैं प्रोटॉन का चार्ज +c है और प्रोटॉन का मास जो है mp लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का मास me लिख लेता हूँ। तो इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो कि E है। तो इसका जो फोर्स होगा, प्रोटॉन का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा +e, ये प्रोटॉन का फोर्स है, जो कि हो जाएगा +e × स्मॉल e, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा -e और e। अच्छा, अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड देखूँ, डायरेक्शन छोड़ दूँ, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड देखूँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारा, फोर्स बाई m हो जाता है। तो रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स बाई इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का फोर्स बाई प्रोटॉन का मास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला, बस लिखो और करो, हो जाएगा। ये हो जाएगा Fe/me, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके m ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा Fp। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो है Fp और Fe दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचता है Mp और Me, मतलब उन दोनों का रेशियो जो है एक्सेलरेशन का, वो उन दोनों के मास के रेशियो का जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इज टू प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना समझने लायक था भी नहीं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ये और ये इज 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू द इंटेंसिटी विल बी 0। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले हम लोग ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये बन गया हमारा लाइन। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 25 माइक्रोकूलम्ब है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 36 माइक्रोकूलम्ब है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 11 सेंटीमीटर होगा। अब हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि इन दोनों के लाइन जो ज्वाइन करता है उसके ऊपर है, और वहाँ पे इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। और क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो पॉइंट हमारा होगा छोटे वाले चार्ज के पास। मान लेता हूँ यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ 25 से x डिस्टेंस है। तो अब ये पूरा है 11 सेंटीमीटर, ये x डिस्टेंस है 25 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 -
एक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाले चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालूंगा, फिर ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी निकालूंगा। अब क्योंकि जो इंटेंसिटी जो है नेट इंटेंसिटी 0 होना चाहिए, तो ये वाला इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू ये वाला इंटेंसिटी। तो मैं सबसे पहले पहला वाला इंटेंसिटी निकालता हूँ E1 करके, यहाँ पे के, और यहाँ पे Q जो है, Q का वैल्यू हमारा होगा 25 माइक्रोकूलम, 10⁻⁶ हो जाएगा क्योंकि माइक्रोकूलम है। और K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे r² होगा और r की वैल्यू यहाँ पे x है। ठीक है, ये बन गया हमारा E1। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। हमारी E2 की वैल्यू क्या होगी, सेम K, और यहाँ पे 36 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा ओके। ये डिस्टेंस जो है ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में है और ये माइक्रोकूलम में है। क्योंकि ये रेशियोज है तो हमको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर मैं इसको अगर हटा भी दूँ कोई दिक्कत होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो इसको ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उल्टा हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। अगर मैं हम लोग यहाँ इसको इंटू 10⁻⁻6 में भी रखे और इसको मीटर में भी लेके जाए तो भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क होने वाला है नहीं। तो ये नीचे कितना होगा, ये होगा 11 - x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना होगा यानी कि इंटेंसिटी 0 है, तो E1 इक्वल्स टू E2 होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा K25/x² विल बी K36/11 - x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हम लोग अभी कैंसिल आउट करेंगे, K को कैंसिल करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 11 - x/x का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चला गया मैं और 25 को नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 36/25। नीचे चले जाएंगे हम लोग, 11 - x का x, और इसको यहाँ पे पूरा रूट डाल देते हैं 36/25 को। तो 11 - x/x विल बी 6/5। बहुत बढ़िया। तो अभी क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 55 - 5x। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे। अब इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 11x = 55, यानी कि x = 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर पे रखा है तो आंसर भी सेंटीमीटर पे आना ही है। सो ये हो जाएगा हमारा 25 माइक्रोकूलम जो चार्ज है उससे 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है ना, तो एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रोकूलम। तो पहला वाला जो है ए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और आप लोग अगर इसको माइक्रोकूलम में से कूलम में भी रखोगे, यानी कि 25 × 10⁻⁻6 कर दो और 11 को 11 × 10⁻2 मीटर पे कर दो, तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस +4e and +e are at x distance apart. At what distance a charge q must be placed from charge +e so that it is in equilibrium? ओके, तो फोर्स का बात हुआ है, इक्विलिब्रियम आया है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन बना लिया, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे +4e है और यहाँ पे e है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। अब बोला है कि एक चार्ज जो कि +q है उसको +e से कितना दूर रखना है। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे रख देता हूँ +q को, जो कि +e से z डिस्टेंस पे है। तो ये वाला डिस्टेंस जो रह गया वो कितना होगा, x - z हो जाएगा। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना होगा तो इसके वजह से इसमें जो फोर्स पड़ेगा और इसके वजह से इसमें जो फोर्स पड़ेगा दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग फोर्स 1 निकाल लेते हैं। इसको हम लोग फोर्स 1 बोलेंगे, इसको फोर्स 2 बोलेंगे। सो फोर्स 1 निकाल लेते हैं, कि Q1 Q2/r² होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे K जो है हम लोग K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है,
और Q1 की वैल्यू है पहला प्लस 4e और दूसरा है Q बाई डिस्टेंस क्या है x माइनस ई आर स्क्वायर है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4KEQ बाई एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया है इतना। अभी हम लोग निकालेंगे फोर्स जो है 2 ये वाला, तो फोर्स 2 निकालते हैं कि पहला वाला चार्ज है Q, दूसरा वाला चार्ज है E, उसके बाद ये है डिस्टेंस उनके बीच में Z है तो Z का स्क्वायर। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में होना है तो F1 इक्वल्स टू F2 होना पड़ेगा, यानी कि 4KEQ बाई एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर विल बी 4KQE बाई जेड स्क्वायर, 4 नहीं सॉरी KQE बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, अरे ये सिलेक्ट हो जा, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचता क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 4 बाई एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर। तो 4 को नीचे जा जाते हैं, लेके आ जाते हैं और z को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा z बाई एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचता है 1 बाई 4। ये स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, रूट हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा z बाई एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा 1 बाई 4, इसके ऊपर पूरा रूट लग जाएगा, सो z बाई एक्स माइनस जेड 1 बाई 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2z इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड हो जाएगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा तो 3z हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी कि z इक्वल्स टू एक्स बाई 3 हो जाएगा। मतलब हमारा जो चार्ज q रखना है वो प्लस e से कितना दूर रखना है, x बाई 3 डिस्टेंस दूर रखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे c वाला हो जाएगा, क्लियरली हमको दिख रहा है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन भी था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए प्रोटॉन ऑफ मास इतना और चार्ज इतना इज नियरली, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस करना है एक प्रोटॉन को, सो प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन का चार्ज कितना, फोर्स कितना होगा, EQ के बराबर होता है फोर्स, हमको पता है। और उसका वेट कितना होगा, वेट हो जाएगा उसका mg। तो अगर बैलेंस करना है तो ये दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा, मतलब mg इक्वल्स टू EQ होना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा mg बाई q। सो यहाँ पे मास उन लोग ने दे रखा है, मास कितना है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, और g की वैल्यू हम लोग 10 पकड़ लेते हैं, q की वैल्यू उन लोग ने क्या दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हालांकि हम सबको पता भी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस नेचर अलग होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर ये हमारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे बराबर, ये आंसर देखिए ये सारा 1 पे है, तो आई होप कि इन दोनों ये दो जो वैल्यू है उन लोग ने सेम मान लिया होगा और उनको कैंसिल आउट कर दिया होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है 10 टू दी पावर माइनस 28 बाई 28 नहीं सॉरी 26 बाई 10 टू दी पावर माइनस 19, यानी कि ये हो जाएगा कितना 10 टू दी पावर माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि आंसर बराबर बराबर आ रहा है इसके। सो अगर हम लोग इसको इन दोनों को बराबर मान के काटते हैं, मतलब कैंसिल आउट करते हैं, तो ऑलमोस्ट इतना आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, जो कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।